friends, welcome to the revision session of your CA final financial reporting. So today we are going to start with the topic Ind AS 1 presentation of financial statements. बहुत ही simple Ind AS है और basically ये topic बात करता है with respect to what are the presentation requirements of your financial statements. So basically आप सबको पता है कि we have to prepare the financial statements on the basis of the division 2 of schedule 3, right? तो उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसमें क्या क्या कंटेंट्स आएगा, करेक्ट, उस कंटेंट्स के अंदर के आइटम्स कैसे प्रेजेंट किए जाएंगे, ये सब कुछ हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं, राइट? तो वी विल बी हैविंग अ रैपिड रिविजन ऑफ द सेम. वी विल बी रिवाइजिंग दिस चैप्टर इन अ क्विक ग्लांस. सो बेसिकली what is this chapter is all about? It prescribes the minimum requirements in preparation and presentation of financial statements. Now we all are aware of the fact that our corporate entities are required to prepare the financial statements in accordance with the schedule 3 of the Companies Act, and they have to apply Ind AS 1 for the same. So Ind AS 1 बात करता है minimum requirements की, right? Then what are the minimum set of financial statements that we require? क्या क्या हमको बनाना पड़ता है सर? हमें minimum एक बैलेंस शीट, एक P&L, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो बनाना है बनाइए साहब, कोई टेंशन नहीं है, बट मिनिमम हमको इतना चाहिए. मिनिमम हमको एक बैलेंस शीट, एक P&L, एक कैश फ्लो, एक सोकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और एक नोट्स टू अकाउंट्स चाहिए. उसके अलावा whatever you want to make, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाना है, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाना है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करना है, आप करो, हमको उससे मतलब नहीं है. एंड दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर Ind AS 1. ये अलग है, करेक्ट, ये मैटर ही अलग है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सी एज अ एंटरप्राइज जब आप लोग को Ind AS अप्लाई होता है तो ऑल द Ind AS इज मैंडेटरीली एप्लीकेबल टू यू, करेक्ट. जो भी आप जिस भी सिचुएशन में आते हो आपको वो Ind AS है तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट, कंपलसरी है. तो कैसे होता है कि एज अ मैनेजमेंट आपको एक स्टेटमेंट लिखित में देना होता है विच इज कॉल्ड एज द एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस. अब ये एक स्टेटमेंट है क्या सर? ये स्टेटमेंट में आपको लिखित में देना पड़ता है कि टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज वॉट एवर Ind AS इज एप्लीकेबल टू अस हैव बीन अप्लाइड थरोली, हैव बीन अप्लाइड केयरफुली, करेक्ट. तो इवन इफ अगर आपने थोड़ा बहुत डिविएशन करके वो Ind AS रिकॉर्ड किया है, करेक्ट, थोड़ा बहुत आपका डिविएशन हुआ है कोई पर्टिकुलर आइटम्स को रिकॉर्ड करने में, स्टिल अगर आपने स्टेटमेंट ऑफर किया है तो इट इज इम्प्लाइड कि आप लोग ने उसको बराबर से फॉलो किया है. बट एक बात ध्यान रखना है कि जो Ind AS आपने फॉलो नहीं किया है, करेक्ट, उसके लिए आप लोग ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते, या फिर जो Ind AS में डिविएशंस बहुत ज़्यादा है आप उसके रिलेटेड ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते. तो उसको छोड़ के बाकी के सारे Ind AS के लिए अपने स्टेटमेंट दे दिया है, करेक्ट, मतलब वो सब Ind AS आपने प्रॉपरली फॉलो किया है. तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है? यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन नोट्स. एक्सप्लिसिटली लिखना है कि हमने ये सारे Ind AS बराबर फॉलो किए, ये वाले Ind AS हमने फॉलो नहीं किए. अनरिजर्व्ड का मतलब क्या है? विदाउट एनी लिमिटेशन, करेक्ट. हमको कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये स्टैंडर्ड हमको ऐसे लगाना है वैसे लगाना है, आपको बिंदास वो स्टैंडर्ड अप्लाई करना है एज द वे इट इज एप्लीकेबल, करेक्ट. सो ऑल द Ind AS applicable with all its paras have been followed and applied. Responsibility is always with the management. Deviation if any from the compliance of Ind AS, a disclosure is to be given. Deviation allowed only if it affects the objective, that is the presentation of financial statements. तो deviation थोड़ा बहुत चल जाता है, करेक्ट. Now what are we required to give disclosure of? Sir, सबसे पहले we have to give the explicit unreserved statement except for the Ind AS not complied with. ये मैं बता दिया था कि जो Ind AS आपने कंप्लाई नहीं किया है, करेक्ट, उसका आपको ये स्टेटमेंट नहीं देना है. देन नेम ऑफ द Ind AS, पैरास विच आर नॉट कंप्लाइड विद, क्या आपने कंप्लाई नहीं किया है वो भी आपको डिस्क्लोज करना है. देन व्हाट वर द रीजंस फॉर डिपार्चर, कि क्यों आपने उसको फॉलो नहीं किया, क्या रीजन था भाई, वो भी तो बता दो हमको, करेक्ट. देन द क्वांटिफाइबल इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस, मतलब इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी वैल्यू, कि उसका क्वांटिफाइबल इफेक्ट बताओ कि कितने का फर्क पड़ रहा है, राइट. ये Ind AS हमने ढंग से फॉलो नहीं किया तो उसके वजह से अमाउंट पे कितना इंपैक्ट है करंट ईयर एज वेल एज द प्रीवियस ईयर्स. नो एग्जेम्पशन फॉर डिटरमिनिंग द क्वांटिफाइबल इफेक्ट, मतलब देना ही पड़ेगा क्वांटिफाइबल इफेक्ट. आप बोलोगे सर मेरे को अमाउंट कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है, कर बैठ के कैलकुलेट, ऑप्शन नहीं है तेरे पास, राइट. सो ये इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने कोई Ind AS को बराबर से फॉलो नहीं किया है, करेक्ट, तो एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट में वो Ind AS के बारे में हम डेटा नहीं देंगे, तो उसका डिस्क्लोजर आपको अलग से देना पड़ेगा.
चलिए आगे बढ़ते हैं। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग, मतलब आप लोगों को जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कितनी बारी रिपोर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड बोलता है साल में एक बार तो कर लो भाई, करेक्ट, एटलीस्ट साल में एक बार तो कर लो। बाकी आपको क्वार्टरली रिपोर्टिंग करना है, सेमी एनुअली करना है, वो तो ठीक है, बट एनुअली एक बार तो कर लो। सो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय एन एंटिटी एटलीस्ट वंस एनुअली, साल में एक बार ही तो बनाओ। एंड financial statements can be presented for a period shorter than or longer than 12 months if there is a change in reporting date। मतलब अगर आपका रिपोर्टिंग डेट जैसे 31 मार्च है, समझो 31 मार्च के बदले हो गया 30 सितंबर, तो आप लोग क्या करोगे, 1 अप्रैल को शुरू किया, अब 31 मार्च के बाद ही आपने डेट चेंज किया कि 30 जून तक जाएंगे, तो आप 15 महीने का स्टेटमेंट बनाओगे। या फिर अगर समझो आपने रिपोर्टिंग डेट चेंज कर दिया 31 दिसंबर, तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर सिर्फ 9 महीने का स्टेटमेंट बनेगा। तो देखो मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल 31 मार्च को अगर आपने 30 जून या 31 दिसंबर को चेंज कर दिया, करेक्ट, तो अकॉर्डिंगली आपका जो स्टेटमेंट है वो 12 के बदले 9 या 15 महीने का बन सकता है, एज द केस में भी। तो इसका भी अपने को डिस्क्लोजर ऑफर करना पड़ता है। व्हाट डिस्क्लोजर वी हैव टू ऑफर, वी हैव टू से द फैक्ट एंड रीजन फॉर चेंज इन रिपोर्टिंग डेट, followed by the fact that the current reporting period cannot be compared with the corresponding previous year। ऑब्वियसली ना, क्योंकि करंट ईयर आपका 15 महीने का होगा और लास्ट ईयर होगा आपका 12 महीने का, तो वो ठीक से कंपेयर नहीं हो पाएगा, तो उसका डिस्क्लोजर आप पहले ही दे दो। नाउ व्हाट आर द प्रोमिनेंट डिस्क्लोजर्स ऑन द फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट एंड पीएनएल। सो यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। तो आपने देखा रहेगा बैलेंस शीट के ऊपर नाम लिखा होता है, रिपोर्टिंग पीरियड लिखा होता है कि कौन से पीरियड को रिपोर्ट कर रहे हो, और रिपोर्टिंग डेट जैसे 31 मार्च का डेट दिया रहेगा एंड इट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये डेट भी दिया रहेगा, करेक्ट, रिपोर्टिंग पीरियड। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ड्राफ्टेड ऑन स्टैंड अलोन और कंसो बेसिस, वो भी लिखा रहता है कि दिस इज द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ XYZ लिमिटेड, इट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ XYZ लिमिटेड एंड सो ऑन। आपकी रिपोर्टिंग करेंसी कौन सी है, करेक्ट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों का फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी अलग रहता है, तो वो भी आपको दिखाना पड़ता है। एंड द लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव राउंडेड ऑफ। लाइक फॉर एग्जांपल शेड्यूल 3 के अंदर राउंडिंग ऑफ का डेटा उन्होंने ऑफर किया हुआ है, राइट। तो क्या बोलते हैं कि अगर आपका टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 100 करोड़, 100 करोड़ से नीचे टर्नओवर है आपका, तो आप लोग हंड्रेड्स, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ या तो नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट थाउजेंड्स, या तो फिर यू कैन राउंड ऑफ इन लैक्स और इन मिलियंस। बट अगर योर टर्नओवर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़, देन यू कैन राउंड ऑफ विद रिस्पेक्ट टू लैक्स, मिलियंस और क्रोर्स, करेक्ट। देन बैलेंस शीट। अब हम शुरू करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बैलेंस शीट से। तो सर बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं रिजिडिटी मेथड से, रिजिडिटी प्रेफरेंस मेथड। मींस हम लोग का बिजनेस लॉन्ग टर्म चलने वाला है, हम लोग का बिजनेस लॉन्ग टर्म चलने वाला है, तो वी गो फॉर रिजिडिटी प्रेफरेंस मेथड। बट जब कोई कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, जो अपना बिजनेस बंद कर रही है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कंसिडर व्हाट द लिक्विडिटी प्रेफरेंस मेथड, और यू कॉल इट एज द लिक्विडिटी मेथड। सो ये जनरली लिक्विडिटी मेथड हम कब कंसिडर करेंगे, व्हेन यू आर गोइंग इनटू लिक्विडेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑलवेज गो फॉर रिजिडिटी मेथड। सो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द बैलेंस शीट। तो गाइस बैलेंस शीट में सबको पता है पहले 2 पार्ट में डिवाइड होगा, असेट्स एंड लायबिलिटीज, करेक्ट। असेट्स फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स के अंदर बैलेंस शीट आपका डिवाइड किया जाएगा। Liabilities will be divided into 3 parts: equity part, non-current liability and current liability, right? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटी कौन है। तो इतना सर बढ़िया तरीके से डिफाइन किया उसको इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो बोलता है अदर देन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। तो इसका मतलब सर उन्होंने ज़्यादा फोकस किस पे किया है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज पे, क्योंकि आप एक बार करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी समझ गए, उसके अलावा जो भी है सब कुछ कौन है, नॉन करंट है, करेक्ट। तो करंट एसेट कौन है सर? सर करंट एसेट्स में उन एसेट्स की बात कर रहा हूँ जिनका सेटलमेंट, रियलाइजेशन, कन्वर्जन, करेक्ट, जैसे कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया है, या तो फिर आपने माल बेचा है तो उसकी रिकवरी हुई है, तो ये सब आपका हो रहा है विद इन एन ऑपरेटिंग साइकिल।
So basically we are talking about the assets which are expected to be either sold, consumed, realized within an operating cycle. Within an operating cycle उसको हम बोलते हैं current assets. Or else assets held primarily for the purpose of trade. Trading related assets are also considered as what? Current assets and cash equivalents. Then on the other hand, all liabilities which are expected to be settled transferred within an operating cycle. तो सर ये ऑपरेटिंग साइकिल का सीन क्या है सर? ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द गुड्स, देन यू सेल इट एंड देन यू रिकवर इट. ये पूरा जो सर्कल है, करेक्ट, जहाँ पे आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो उसका पैसा रिकवर हो रहा है, राइट, ये पूरे साइकिल को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल. तो ये ऑपरेटिंग साइकिल हर एंटरप्राइज का अलग अलग होता है. किसी का 12 महीने का साइकिल होता है, किसी का 15 महीना, किसी का 36 महीना है, किसी का 24 महीना है. तो डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेटिंग साइकिल. बट जनरली हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीना होता है, क्योंकि वो जनरल रूल है. बट ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है. किसी भी एंटरप्राइज का ऑपरेटिंग साइकिल कैन बी ग्रेटर देन और लेस देन 12 months. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट रियल एस्टेट डेवलपर्स, करेक्ट, आप अगर रियल एस्टेट डेवलपर्स की बात करो तो उनके केस में द ऑपरेटिंग साइकिल वुड गो लाइक अराउंड 36 months और मे बी 40 months, क्योंकि वो बिल्डिंग पूरा रेडी होकर हर एक फ्लैट बिकने को और उसका पैसा रिकवर होने को उतना टाइम तो जाता ही है. दे विल हैव अ लॉन्ग पीरियड विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑपरेटिंग साइकिल. So all liabilities which are expected to be settled or transferred within an operating cycle, or you call it as liabilities held primarily for the purpose of trade. Example is put options. Put options are the liabilities which are primarily held for the purpose of trade. Demand loans and liabilities. So demand liabilities होता है ना कि भाई मैं जब डिमांड करूंगा तब पैसे देने आपको, that is basically called as demand liabilities. तो ये सब आप लोगों का current liabilities में कवर होता है. तो जो आइटम्स करंट लाइबिलिटी या करंट एसेट के डेफिनेशन में आया वो ठीक है, जो डेफिनेशन में नहीं आता है वो सब चले गए आपके नॉन करंट में, नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज. चलो अब क्विकली रिकैप करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. तो आपका P&L जो है आज आपको पता है, बिकॉज दिस इज रिविजन सेशन, तो आप लोग ने ऑलरेडी पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया भी होगा. तो आप लोग को पता है कि P&L आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज P&L एंड OCI. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड OCI. प्रॉफिट एंड लॉस इज एन इंक्लूसिव लिस्ट, इसमें बहुत कुछ आ सकता है. बट OCI में वी हैव एन एग्जॉस्टिव लिस्ट. OCI में वही अपने गिने चुने 10-12 आइटम्स ही आते हैं, उसके बाहर से कुछ नहीं आता है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द P&L, तो यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कंटेंट, इतना तो हमको मिनिमम चाहिए. सो मिनिमम क्या चाहिए हमको? सर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अलग से शो करना है, दैट इज एज पर इंड AS 115. देन नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को सेपरेटली शो करेंगे, फॉलोड बाय फाइनेंस कॉस्ट, डेप्री, अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट, टैक्स एक्सपेंसेस, देन सिंगल अमाउंट रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम सब्सिडरी, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर्स, करेक्ट, ये सब आप लोग अपने P&L में शो करते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट OCI. Now for the OCI we have the exhaustive list. तो इसमें बहुत अपने गिने चुने आइटम्स है जो आते हैं, और मेजरली आप अगर OCI के आइटम्स देखोगे तो these are more of your unrealized items like changes in fair values, changes in exchange differences. वही सब आइटम्स हम लोग OCI में रिकॉर्ड करते हैं. So like for example revaluation reserve on your property, plant and equipment as per Ind AS 16, actuarial gain or losses as per Ind AS 19, then FCTR and exchange gain or loss for translation into presentation currency, then financial instruments के related, then changes in the fair values of hedging instrument, again a part of financial instruments, then share of your OCI of subsidiary, associates and joint venture, ये भी आप separately OCI में ही record करते हो. तो आप OCI के अंदर के items देखोगे तो ये सारे वही items है which are due to either fair value changes or exchange differences or translation of your foreign operations का FCTR, revaluation of assets, ये सब आप लोग OCI में देखोगे. और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो these are all more of what you know unrealized items only because of the fair value changes, जो अभी तक रियलाइज कैश में हुआ नहीं है. करेक्ट, ऐसे ही सब आइटम्स आपको OCI में देखने मिलेगा. देन फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. नाउ बेसिकली व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी? सर अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बात करूँ तो ये शो करता है आपके इक्विटी कैपिटल
और आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस के चेंजेस में ओवर द पीरियड. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप करंट ईयर में एसओसी बना रहे हो तो यू विल हैव सम बैलेंस एज ऑन 1st अप्रैल एंड यू विल हैव सम बैलेंस एज ऑन 31st मार्च. तो बेसिकली एसओसी क्या करता है, इसका रिकंसिलेशन कर देता है कि 1st अप्रैल को अगर आपके पास 100 रुपए का बैलेंस था और 31st मार्च को आपके पास 125 का बैलेंस है, तो हाउ डिड दिस 100 रीच टू 125 इज व्हाट इज शोन इन दिस. ये आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी शो करता है. तो अगर आप इसका फॉर्मेटिंग देखोगे, करेक्ट, तो आप इसको वर्टिकल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, एनी वे यू कैन मेक इट. सो आई हैव शोन इट इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म, राइट. तो यहाँ पे हम लोग ने रिजर्व्स कंसिडर किया है, देन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व्स, एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, यूटिलाइजेशंस एंड द क्लोजिंग बैलेंस. So like for example P&L, you started with the opening balance. Additions will be what? Total comprehensive income. Correct? Total comprehensive income in the P&L. Total comprehensive income in the current year, वो आपने ऐड कर दिया. फिर यूटिलाइजेशन क्या होगा सर? यूटिलाइजेशन मतलब हम लोग ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया या तो फिर कोई दूसरे रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया होगा, तो वो यहाँ से लेस हो जाएगा एंड यू विल गेट द क्लोजिंग बैलेंस. सो दिस इज हाउ यू फाइंड कि 100 रुपया बिगिनिंग में था और क्लोजिंग में 125 है, तो वो कैसे हुआ, तो यहाँ से आपको पता चलेगा. देन विथ रिस्पेक्ट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, करेक्ट. फिर करंट ईयर में एडिशन का मतलब क्या होगा? अपवर्ड रिवैल्यूएशन. सो एनी अपवर्ड रिवैल्यूएशन दैट यू हैव डन वो एडेड हो जाएगा. देन फॉलोड बाय यूटिलाइजेशन. तो यूटिलाइजेशन में क्या होगा सर? कोई इंपेयरमेंट लॉस चार्ज हो गया, या तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होता है, मालूम है, जो आप लोग रिवैल्यूएशन में चार्ज करते हो, राइट, या तो फिर कोई डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगा, तो वो आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे and you arrive at your closing balances, right. So this is how you make your statement of changes in equity. Then followed by notes to accounts. तो notes to accounts बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका कोई फिक्स फॉर्मेट कुछ होता नहीं है, करेक्ट. नोट्स टू अकाउंट्स का काम ये है मटेरियल चीज़ों का डिस्क्लोजर देना. सो वॉट एवर मटेरियल ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज टेकन प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट, उसका डिस्क्लोजर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, जिससे जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए एंड यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर. दैट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस, करेक्ट. सो यू हैव टू डिस्क्लोज द कंपनी इंफॉर्मेशन, दैट इज द नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्ट्रेशन स्टैट्यूट, एड्रेस, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सो ऑन. Then material accounting policies adopted in the preparation and presentation of financial statement, that is all your material accounting policies, इसको भी डिस्क्लोज करना है. लाइक अपने इन्वेंट्री के लिए कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज़ किया हुआ है, रिवैल्यूएशन मॉडल है, कॉस्ट मॉडल है, देन आप लोग अपने एम्प्लॉय बेनिफिट्स को कैसे मेजर कर रहे हो, करेक्ट, एक्चुअल वैल्यूएशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इन द नोट्स टू अकाउंट्स आपका एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी आ जाएगा. देन एनी डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल इंडेस, हर एक इंडेस का अपना खुद का भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, वो भी आपको नोट्स में देना पड़ेगा. as well as any additional disclosures necessary to make the financial statements more reliable and relevant to the user. मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन जिससे यूजर का जो अंडरस्टैंडिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो और ज़्यादा डिटेल में हो पाए और उसको रिलायबल तरीके से वो ट्रस्ट कर पाए, वो सब डिस्क्लोजर आपको अपने नोट्स टू अकाउंट्स में देना पड़ेगा. Then moving on to, are we required to go for a comparative? Sir, definitely financial statements आप जब भी बनाओगे it would be purely on comparative basis, correct. So you have to make comparative balance sheet, P&L, cash flow, SOC. Notes to accounts में comparison नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको comparative financials notes to accounts में नहीं देना है. और with respect to balance sheet, P&L, cash flow, SOC, minimum current year को last year से compare करना है. So current period has to be compared with the corresponding preceding year, correct. Then you have already learned the concept of the third balance sheet, बराबर है. तीसरा बैलेंस शीट, तो तीसरा बैलेंस शीट सिर्फ 3 रीजंस में ओपन करना होता है. एक, when you are transiting from AS to Ind AS. Secondly, there is a change in accounting policy. And thirdly, if the error has taken place and you are rectifying it and the error has taken place prior to the previous year, तो लास्ट ईयर से भी पहले आपका जो एरर है वो हुआ है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव टू ओपन द थर्ड बैलेंस शीट. सो ये तीनों रीजंस भी मैंने यहाँ पे नोट करवा दिए, करेक्ट. सो समझो करंट ईयर आपका 23-24 है, तो 31 मार्च 24 करंट बैलेंस शीट, उसका कंपैरेटिव 31 मार्च 23, करेक्ट. एंड इसका बिगिनिंग पीरियड इज 1 अप्रैल 22. तो दिस इज योर थर्ड बैलेंस शीट, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट एज एट द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड. सो दिस इज योर अर्लीस्ट पीरियड
उसका बिगिनिंग इज व्हाट 1 अप्रैल 22, करेक्ट। तो ऐसे आपको तीसरा बैलेंस शीट ओपन करना पड़ेगा सिर्फ 3 रीजंस में जो यहाँ पे स्टेटेड है, ट्रांजिशन, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड एरर अकर्ड प्रायर टू द प्रीवियस पीरियड। अदर अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ओपन द थर्ड बैलेंस शीट। अब मुझे स्टूडेंट क्वेरी पूछता है, सर आर वी रिक्वायर्ड टू ओपन द थर्ड P&L, फोर्थ P&L? सर एज पर द मिनिमम रिक्वायरमेंट, करेक्ट, ओनली वी कैन हैव अ थर्ड बैलेंस शीट, वी विल नॉट हैव अ थर्ड P&L और अ थर्ड कैश फ्लो। आपको खुद से बनाना है बनाओ, मैं आपको रोकूंगा नहीं, बट अगर मैं थर्ड बैलेंस शीट की कंप्लायंस के हिसाब से बात करूं तो सिर्फ बैलेंस शीट ही है जो थर्ड बैलेंस शीट ओपन होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट थर्ड P&L वगैरह ओपन नहीं होता है, करेक्ट। वो आपको खुद से वॉलेंटरीली ओपन करना है, आप करो, कोई रोकेगा नहीं आपको। Now, what are the various principles that you adopt? Now this we'll be doing quickly. All our financial statements are on accrual basis. We always comply with going concern. अगर going concern complied नहीं है तो we go for liquidity approach. That is when we go for winding up of the business. Then materiality, we have to disclose all the material items as a separate line item. करेक्ट, कभी भी मटेरियल आइटम्स को ग्रुपिंग नहीं करने का, एग्रीगेटिंग नहीं करने का, बिकॉज देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मिसलीडिंग, करेक्ट, एंड दैट इट विल हैव अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट इज द रीजन व्हाई कि आपका जो भी मटेरियल आइटम है, वेदर इट इज मटेरियल बाय क्वांटिटी और वेदर इट इज मटेरियल बाय क्वालिटी, यू हैव टू गिव अ सेपरेट डिस्क्लोजर। मीन्स P&L में भी अलग लाइन आएगा, किसी के साथ मर्ज नहीं होगा, प्लस नोट्स टू अकाउंट्स में आपको डेटा देना पड़ेगा, वो अलग, राइट। देन लास्टली offsetting, we have already learned this offsetting n number of times before as well, correct। तो Ind AS 1 ही offsetting का रूल देता है, वो बोलता है कि offsetting आप तभी कर सकते हो फर्स्ट when it is legally permissible and secondly the management intends to net settle। तो लीगली परमिसिबल मतलब क्या है, कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या कोई कानून है जिसमें ऐसा आपको ऑप्शन दिया है। अभी जैसे हम लोग डेटर और क्रेडिटर को सामने सामने ऑफसेट नहीं कर सकते, बराबर है, डेटर क्रेडिटर को सामने सामने हम ऑफसेट नहीं कर सकते, बट अगर समझो मैंने अपने क्रेडिटर से कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने अपने क्रेडिटर को बोला कि देख बाबू मैं तेरे को पैसा तभी देगा जब मेरे को मेरे डेटर से पैसा मिलेगा, और मेरा क्रेडिटर मान भी गया सर, तो इसका मतलब आप लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, करेक्ट, एक लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट किया है जहां पे आपने अपने क्रेडिटर को बोला है कि अगर डेटर से पैसा आएगा वही पैसा मैं तुझे फॉरवर्ड करूंगा, तब तक तू मेरे पीछे नहीं पड़ेगा। तो अब ऐसे केस में डेटर और क्रेडिटर को सामने सामने ऑफसेट किया जा सकता है। तो पहला कंडीशन है सच ऑफसेट इज लीगली परमिसिबल, कुछ तो कानून है, एंड मैनेजमेंट इंटेंड्स टू सेटल ऑन नेट बेसिस। देन मैंने भी एक एग्जांपल दिया लीज डिपॉजिट का। लीज डिपॉजिट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द लीज रिसीवेबल इफ इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर आपके लीज एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर आप 1-2 महीने तक पैसा नहीं दोगे तो हम लोग आपके लीज रेंटल को हम लीज डिपॉजिट के सामने एडजस्ट कर सकते हैं। इफ दैट प्रोविजन इज मेंशन्ड, इसका मतलब इट इज लीगली एनफोर्सिबल एंड वी ऑल्सो एज अ मैनेजमेंट इंटेंड टू नेट सेटल। बात समझ रहे हैं आप? सो ऐसे आप ऑफसेटिंग कर सकते हो, वरना ऑफसेटिंग का प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल। और ये भी बात याद रख लेना कि अगर कोई मटेरियल आइटम है तो उसका ऑफसेटिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि मटेरियल आइटम को जब आप ऑफसेट करते हो तो व्हाट हैपेंस यू नो, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग हो जाता है। तो मटेरियल आइटम्स का एग्रीगेशन और मटेरियल आइटम्स का ऑफसेटिंग नहीं करो, अलाउड नहीं, राइट। सो विद दिस वी कंक्लूड द रैपिड रिविजन of your Ind AS 1. Thank you.